वेलकम टू आई फिजिक्स। इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, नए टॉपिक के साथ में, और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट माय क्लास, जस्ट वन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के अराउंड में अर्थ क्यों घूमती है? मून अर्थ के अराउंड में क्यों घूमता है? ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स क्यों रिवॉल्व करते हैं अपने गैलेक्सी में? क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स क्या है? यहां पर मैं एक टॉपिक आया था न्यूटन का, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये टॉपिक के अंदर सारी बातें को उसने न्यूटन ने क्या किया, इंक्लूड किया। जैसे आप सभी को पता है बेसिक स्टोरी क्या थी। न्यूटन की बेसिक स्टोरी थी कि एप्पल उसके सर पे गिरा था, वहां से उसको पता चला कि हाँ ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या इधर उधर क्यों नहीं गया। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ये कह रहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितनी भी बॉडीज है इस यूनिवर्स की, वो सारी की सारी बॉडीज एक दूसरे को अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स। ठीक है, मतलब मान लो कि एक बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है, या फिर ये कोई अर्थ है या कोई दूसरा प्लैनेट होगा। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस। या फिर इस अर्थ के ऊपर अगर कोई पत्थर है और इस दूसरे प्लैनेट के, मार्स कंसीडर कर सकते हो आप, नेपच्यून या कोई भी प्लैनेट कंसीडर कर लो, उसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर है, उन दोनों के पत्थर के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना बड़ा मास रहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। इस दुनिया के अंदर की, इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर की जितनी भी बॉडीज है, सबके सब क्या कर रही है, एक दूसरे को अपने तरफ में अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स। यही तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। क्या कहता है वो कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बॉडीज है, सबके सब क्या कर रही है, एक दूसरे को अपने तरफ में अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स। एंड दैट फोर्स, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लो कि इसका मास कुछ अलग होगा या फिर इसका मास कुछ अलग होगा, स्मॉल एम। इसको कैपिटल एम कंसीडर कर लो या इसको स्मॉल एम कंसीडर कर लो, तो वो जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस के प्रोडक्ट को मल्टीप्लीकेशन करते हैं उनके मासेस का, तो उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और उनके बीच का जो डिफरेंस है, एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक का डिफरेंस लेना होता है। इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, इसी को हम आर कंसिडर कर लेते हो। जैसे अगर हम इसे आर कंसिडर करते हैं तो वो जो फोर्स है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो जो फोर्स है वो कम होगा, या अगर मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा। मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को जितना दूरी पर रखो हम, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही कम होता है, और जितना हम पास पास में लाते हैं दो मैग्नेट को, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो वैसे ही सेम यहां पर में, अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कहा था न्यूटन ने कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी और एवरी अदर ऑब्जेक्ट with some force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, समझा? अब यहां पर मैंने जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपको कि व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। तो क्यों अट्रैक्ट करती, क्या क्यों रिवॉल्व करती है, क्या रीजन होगा उसके पीछे? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी बोलते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन क्या है वहां पर? मैं अगर मान लो ये सन है आपका और ये अगर अर्थ है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, 13 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है सन का साइज अर्थ के साइज से। यहां पर सन और अर्थ के बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि न्यूटन ने कहा था। लेकिन ये रिवॉल्व क्यों करती है? यहां पर अगर सन सिर्फ अर्थ को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, तो अर्थ ने तो जाकर चिपक जाना चाहिए था उसको, या फिर अर्थ सन को अट्रैक्ट करती तो सन ने जाकर के इस चीज को अट्रैक्ट कर, मतलब चिपक जाना चाहिए था। क्यों नहीं अट्रैक्ट, मतलब क्यों नहीं जाकर इसको कोलाइड करते हो? क्या रीजन है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन ये है कि सन जो है ना, अर्थ को अट्रैक्ट तो करता है अपनी तरफ में, वैसा ही अर्थ अपने तरफ में सन को भी अट्रैक्ट करती है। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनका कोलिजन नहीं होता, वो जाकर एक दूसरे को मिल नहीं जाते। ठीक है, इसीलिए
अर्थ का मास कम है एज कंपेयर टू द सन, और अर्थ क्या हो जाएगी फिर अब रिवॉल्व हो जाएगी। मतलब कोई दो बॉडी को अगर अपन खींचते हैं, ठीक है, विद सम फोर्स, दोनों तरफ अट्रैक्शन है, तो जो हल्की वाली बॉडी है ना वो गोल घूम जाएगी, जो हल्की वाली बॉडी है वो क्या हो जाएगी, गोल घूम जाएगी। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर में, ये रोटेट भी होती है और रिवॉल्व भी होती है अराउंड दी सन। क्लियर, समझा? तो क्या बोलता है यहाँ पर न्यूटन, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी और एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, समझा? क्लियर हुआ? ओके। अब यहां पर मैं जैसे हम रिमूव करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज जी, m अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज जी? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, इसका ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करें, तो वो होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम, दैट इज जी। वैल्यू डालेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, दैट इज एसआई यूनिट एंड इट्स अ वैल्यू। ये एसआई यूनिट हो गया और ये वैल्यू हो गई है इसकी, कैपिटल जी की। और अगर मैं सीजीएस में बात करूं, तो सीजीएस में इसका यूनिट रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁸। ये न्यूटन का हो जाएगा डाइन, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर। ओके, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझा? कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? क्या बोलता है ये, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी और ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. That's it. Clear? अब अगर मान लो यहां पर में डिफरेंस, अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता है तो F में क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं एक बात करूं आपसे, कि मान लो कि अगर हमने एक यूनिट 1 यूनिट के दो मासेस पास में रखे, 1 यूनिट और 1 यूनिट, दो मासेस पास में रखते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 मीटर का हम कर देते हैं, तब F इज इक्वल टू जी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो हो जाएगा F इक्वल्स टू जी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट व्हेन वी टेक 2 यूनिट masses apart from each other at 1 मीटर डिस्टेंस। ओके, समझा? अभी यहां पर में क्या प्रॉब्लम है बताइए। ओके, तो यहां पर में ये फॉर्मूला हमें मिला है, दैट इज F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट है क्या होगा, तो अगर हम डिफरेंस को डबल कर दें। देखिए यहां पर अगर मास कांस्टेंट कंसीडर करो, क्या मास कांस्टेंट है, ये जी तो क्या कांस्टेंट ही होगा, आर जो है तो ये इसका F के साथ रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होगा अगर मैं डिफरेंस को डबल कर देता हूं, व्हेन R is equals to double, when R is double, then what will happen, that is F dash जो लगेगा दूसरा वाला फोर्स, पहले तो डिफरेंस R पर F लग रहा था, F dash कब, जब उसका R कितना हो जाए, डबल हो जाए, 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो F अपॉन F डैश अपॉन F डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, F डैश की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, दैट इज F डैश अपॉन F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो 1 अपॉन, ये R ऊपर चला जाएगा, देखिए ये भी 1 अपॉन R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक R स्क्वायर ऊपर, यहां पर क्या हो जाएगा फिर 4R स्क्वायर। ओके ओके, समझा? 1 अपॉन 2R स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, तो ये ऊपर चला गया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 अपॉन 2R स्क्वायर, इसको लेके जाओ, दैट इज R स्क्वायर अपॉन 1, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन 1, R स्क्वायर गेट्स कैंसिल, वही मैं यहाँ पे कर रहा था, दैट इज 1/4।
सो एफ डैश इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एफ। मतलब ये हुआ, क्या समझा यहां से, कि जो अगर हम डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो जो फोर्स है वो 4 गुना से कम हो जाएगा। डिफरेंस को, दो बॉडी के डिफरेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ाते हैं, डबल कर देते हैं। पहले 1 सेंटीमीटर था, अब उसको हम 2 सेंटीमीटर, या पहले 1 मीटर था, अब डिफरेंस को हमने 2 मीटर कर दिया, तो जो फोर्स लगेगा पहले के कंपेरेटिवली बाद में वो 4 गुना से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बड़ा है। अगर क्या होगा, अगर हमने डिफरेंस को आधा कर दिया तो तब क्या होगा? ओके, क्या होगा अगर हमने डिफरेंस को आधा कर दिया, दैट इज कितना फोर्स लगेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/2, आधा कर देते हैं का स्क्वायर। इससे कितना फोर्स लगेगा, एफ डैश अपॉन एफ कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करते 1/r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ, दैट इज 1/r²। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो, 1/r/2 होल स्क्वायर इंटू r²/4 1 डिवाइड, ये ऐसे था, ऊपर गया r² ऊपर 1 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन, ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, दैट इज 1/r/2 स्क्वायर बन गया 4, और 4 बनकर ऊपर चला गया, ये हो गया 4, और नीचे क्या बचा, r², ये वाला, इंटू ऊपर क्या है, इंटू ऊपर कितना है, r²। पिछली बार की तरह इस बार भी r² क्या हुआ, कैंसल, तो कितना है आंसर, एफ डैश इक्वल्स टू 4f। फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना से बढ़ जाएगा अगर डिफरेंस आधा कर दे। मतलब अगर आपका पहले 2 मीटर था, 2 बॉडी रखी हुई, उनको अगर हम 1 मीटर पर लेकर आते हैं तो जो पहले फोर्स लग रहा था ना, उससे हम वो अब फोर्स 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुमको समझा होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।